Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my new series of videos related to business law. Today in this video, I am going to discuss about classification of offer. Already I have covered the basic concept of the offer in previous video. तो ठीक से समझना है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर दूसरे वीडियो में को व्यू करेंगे तो कंप्लीट कंसेप्ट का क्रिएशन होगा. लेट्स स्टार्ट. ऑफर, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड. ऑफर इज व्हाट? ऑफर is a starting point of an agreement. It is also called proposal. There are three important things in the case of offer. Already I have explained in video 1. The offer must be from one person to another person, and the second thing is it must be willingness to do something or abstain from doing something, and with the view to obtain the consent from others. These are the basic concept of the offer. Now we are going to discuss about classification of offer. There are 5 types of offer. Already I have mentioned at the board. The first one is the general offer, second one is specific offer, third one is cross offer, fourth one is counter offer, and the last one is standing offer. Okay, let's do one by one. The first one is general offer. This is very clear with the name general. It is what? It is for general public. This offer is open to all who got the information about the offer. Who got the information about the offer. इस प्रकार का ऑफर सबके लिए, ये ऑफर अगर दिया जाता है तो ये ऑफर सबके लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है. ये ऑफर सबके लिए है. जैसे ये ऑफर दिया गया कि मैं अब बहुत सारी कंपनीज भी अपना एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर करती हैं कि भाई मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज. बस इतना ही बोला, किसी व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया या किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया. तो कहने का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन जिसके पास भी जाएगी उसके लिए ऑफर है. जो 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है उसको हम बाइक बेचने के लिए तैयार है. तो दिस इज ऑफर फॉर जनरल पब्लिक. लिखा है हमने कि टू वर्ड एट लार्ज आर और पब्लिक इन जनरल. ये ऑफर सबके लिए है. जो भी जिसको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा इस ऑफर के बारे में वो एक्सेप्टेंस दे सकता है. लेकिन ठीक इसका अपोजिट है स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर इज फॉर द डेफिनिट पर्सन. डेफिनिट पर्सन आर एनी स्पेसिफिक पार्टिकुलर ग्रुप. ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी ग्रुप के लिए स्पेसिफिक ऑफर है, केवल उन्हीं के लिए है. जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश. तो दिस ऑफर इज ओनली फॉर द रमेश, नॉट फॉर द एनीवन एल्स. तो इट मीन्स अगर केवल रमेश के लिए है तो रमेश इज द डेफिनिट पर्सन फॉर दिस पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर दिस पार्टिकुलर ऑफर. तो दिस काइंड ऑफ ऑफर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर. ये ऑफर क्या है? ये स्पेसिफिक ऑफर है. और इस स्पेसिफिक ऑफर के बारे में बात करें तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए है और वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस देगा जिसके लिए ऑफर बनाया गया है. बाय हुम टू मेक द ऑफर? द ओनली पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू मेक एक्सेप्टेंस बाय हुम टू मेक एन ऑफर. जिसके लिए ये ऑफर बनाया गया है वही व्यक्ति इस पर एक्सेप्टेंस दे सकता है. तो जनरल ऑफर के लिए एक केस भी है. स्मोक बॉल पेन का आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको मिलेगा कि एक कंपनी ने एक दवा बनाई और उसमें लिखा कि इस दवा को खाने से इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाता है. और अगर दिए गए निर्देशों को, मतलब इट इज प्रिंटेड ऑन द पैकेट ऑफ द मेडिसिन कि अगर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके दवा लेते हैं और अगर आपका इन्फ्लुएंजा नहीं ठीक होता है तो हम आपको 1,000 रुपए देते हैं. तो किसी एक व्यक्ति ने दवा खरीदी और इंस्ट्रक्शन के अनुसार यूज किया. किसी एक व्यक्ति ने, मतलब कोई भी एट पब्लिक एट
लार्ज इन जनरल पब्लिक। तो उसने दवा खरीदी, दवा खरीदने के बाद उसको एज पर इंस्ट्रक्शन यूज किया, लेकिन उसका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ। तो उसका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ तो ही इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द रिवॉर्ड मनी एंड ही इज इंटाइटल्ड टू सूट द फाइल अगेंस्ट द पार्टिकुलर कंपनी। उनके पास अधिकार है कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सके और जो रिवॉर्ड अमाउंट है उसकी रिकवरी कर सके। तो दिस इज जनरल ऑफर। आई होप जनरल और स्पेसिफिक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, आसान है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर में क्या है कि दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर विद द नेम क्रॉस ऑफर। एक ही टाइम पे दो व्यक्ति ने एक दूसरे को ऑफर दिया। मतलब सपोज करिए कि 1 जनवरी को हमने यहां से एक लेटर पोस्ट किया दिल्ली में अपने एक मित्र के लिए, दिनेश के लिए, कि दिनेश जी हम अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। सेम उसी डेट पे उन्होंने मेल किया, उन्होंने मेरा ऑफर देखा नहीं, उन्होंने सेम उसी टाइम पे या उसी डेट में हमको मेल किया कि हम आपकी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई वो खरीदने के लिए तैयार, आप बेचने के लिए तैयार है, तो ये तो वैलिड है। नहीं, ये दोनों पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, कि हमने अगर कहा कि मैं बेचना चाहता हूं तो उन्होंने हमारे ऑफर पे एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो मैं ऑफरर हुआ, वो ऑफरी हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में दिनेश ऑफरर हो गए और हम ऑफरी हो गए। मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से ऑफर ही आ रहा है, कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। जब दोनों तरफ से ऑफर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, हम दोनों, यहां पे लिखा हुआ है बात, टू पार्टीज टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर कर देंगे, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई देयर इज नो एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब यह है कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया, दोनों तरफ से केवल ऑफर हुआ है, तो सेम टाइम पे हुआ है और एक दूसरों को किसी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के ऑफर को हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर। जहां पे एक्सेप्टेंस ना हो, केवल ऑफर हो दोनों पार्टी की तरफ से, तो दोनों पार्टी उस ऑफर को इग्नोर कर देते हैं और ये नल एंड वाइड हो जाता है, और इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग वन, इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काउंटर ऑफर के बारे में, लेकिन बड़ा ही आसान है। मान लीजिए कि, ध्यान से सुनिएगा, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश। मैं अपनी बाइक 50,000 रुपए में रमेश को बेचना चाहता हूं। तो हम ऑफरर हो गए और रमेश क्या हो गए, ऑफरी हो गए। तो अब हमको क्या एक्सपेक्टेड है कि रमेश जी उस पर एक्सेप्टेंस दे, लेकिन रमेश जी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। रमेश जी क्या बोलते हैं कि क्या आप अपनी बाइक 40,000 रुपए में बेचेंगे? तो मतलब क्या रमेश जी का ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, रमेश जी ने फिर हमको ऑफर दिया और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हम, रमेश जी ऑफरर हो गए और हम ऑफरी हो गए। तो मतलब कि हमने एक ऑफर दिया, उसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस नहीं आया, एक काउंटर ऑफर आ गया, तो दिस, एक फिर से ऑफर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। हमने बोला 50,000 में, जैसे निगोशिएशन वाला मामला होता है ना कि भाई इतने में देंगे, इतने में देंगे। तो जैसे मान लीजिए हम बोले कि यस आई एम रेडी टू सेल माई बाइक फॉर 40,000 रुपीज, तो वहां पे हम क्या हो गए, हम ऑफर नहीं हुए, हम एज ए ऑफरी एक्सेप्टेंस दिए कि हम ठीक है, हम अपनी बाइक 40,000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं। तो ऑफर पे जब ऑफर होगा तो वो काउंटर ऑफर कहा जाएगा। क्रॉस ऑफर अलग है, काउंटर मतलब ऑफर के ऊपर, ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। 50,000 रुपए में बेचना चाहते तो बोले कि 40,000 रुपए में देंगे। हमने बोला चलिए अच्छा, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नहीं 40 में नहीं 45 में बेचेंगे। तो 45 में बेचेंगे मतलब 45,000 रुपीज में बेचेंगे, तो इट मीन्स व्हाट, फिर से हम ऑफरर हो गए और वो ऑफरी हो गए। फिर मतलब इस बार मेरे तरफ से काउंटर था, तो दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। नाउ द लास्ट वन इज स्टैंडिंग ऑफर।
Standing offer is continuous in nature. ये लंबे समय के लिए होता है. It's like invitation to offer. In the case of tender, suppose करिए कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ने एक टेंडर दिया कि कंप्यूटर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आईटी इंस्ट्रूमेंट के सप्लाई के लिए, और किसी एक कंपनी ने, एबीसी कंपनी का अप्रूवल हो गया कि आपका टेंडर पास हो गया भाई. अब एबीसी 1 साल के लिए हमारे यहाँ आईटी इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करेगी. इट मीन्स अब ये एसएमएस का ऑफर एबीसी के लिए 12 मंथ के लिए स्टैंडिंग ऑफर हो गया. इट्स अ कंटिन्यूअस इन नेचर. अब कोई भी आईटी इंस्ट्रूमेंट आएगा तो वो एबीएस से ही आएगा. तो इट मीन्स व्हाट, दिस इज कंटिन्यूअस इन अ nature. Tender is the best example of the standing offer. That's all about the classification of offer. Thank you very much. धन्यवाद.